Assalamu alaikum ji. This is Dr. Harun Habib from the Biochemistry Department of Avicenna Medical College. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर फरहान सईद है और आज आपका टॉपिक मैं सीनियर रजिस्ट्रार हूँ मेडिसिन डिपार्टमेंट में। और आज आपका टॉपिक है क्रोनिक किडनी डिजीज़। पहले हमने एक्यूट रीनल फेलियर पढ़ा था, वो भी इसी तरह का लेक्चर था। जो है आपका क्रोनिक किडनी डिजीज़। आवाज़ आ रही सबको ठीक? जरा लिख के बताएं साहब लोग। चले हम आगे चलते हैं। ठीक है, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? लिख के बताएं जरा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है आपको? मेरा खत जा रही है, अगर उन्होंने नहीं है तो मेरा खत जा रही है आवाज़। Definition: chronic kidney disease. Previously, it was termed chronic renal failure. Refers to an irreversible deterioration in renal function which usually develops over a period of years. Initially, it manifests only as a biochemical abnormality, but eventually, loss of excretory, metabolic, and endocrine function of the kidney leads to the clinical symptoms and sign of renal failure, collectively referred to as uremia. आवाज़ आ रही स्टूडेंट्स? अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल किडनी फाउंडेशन। नेशनल किडनी फाउंडेशन एक फाउंडेशन है जो किडनी की डिजीज़ है उनको देखती है और अपनी गाइडलाइन देती है। इट इज़ डिफाइंड एज द किडनी डैमेज फॉर मोर देन 3 months as defined by the structure or functional abnormalities of the kidney with or without decreased GFR, any glomerular filtration rate, manifest by either pathological abnormalities or marker of the kidney damage. तो ये है कि GFR glomerular filtration rate less than 60 ml होना चाहिए, less than 60 ml per minute for more than 3 months with or without kidney damage। यानी कि अगर हम किसी बंदे के रीनल प्रोफाइल में हम उसकी GFR देखते हैं लेस देन 60 ml देखते हैं मोर देन 3 months के लिए, तो ये क्या होगा, जिसे हम कहेंगे रीनल फेलियर अकॉर्डिंग टू द नेशनल किडनी डिजीज। और ओवरऑल वैसे इसकी जो डेफिनेशन यही है कि अगर 3 month से ज़्यादा उसकी रीनल डैमेज होता है, किडनी डैमेज होता है, ठीक है, उसके स्ट्रक्चरल फंक्शन अब नॉर्मल कहते हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, क्रोनिक किडनी डिजीज। अब हम बढ़ेंगे इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, सीकेडी के रिस्क फैक्टर क्या हैं। टॉप पे है जी हमारा डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ओबेसिटी, एज एंड रेस। एज अगर 65 से अबव है तो वो भी रिस्क फैक्टर है क्रोनिक किडनी डिजीज़ का। रेस है, स्पेशल रेसेस में होती हैं। एक्यूट किडनी इंजरी, एक्यूट किडनी इंजरी इस तरह है कि अगर पेशेंट को एक्यूट ही इंजरी हुई है तो उसका जो कॉम्प्लिकेशन में उसकी जो है ना वो पेशेंट सीकेडी में जा सकता है। मैलिग्नेंसी है। हमारा एक पहला टॉपिक है ग्लूमर नेफ्राइटिस जो मैंने आपको दिया, तो उसमें हमने जो ग्लूमर नेफ्राइटिस की टाइप थी ना मेम्ब्रेनस में हम देखी थी कि मैलिग्नेंसी को क्या होता है, ग्लूमर नेफ्राइटिस। ग्लूमर नेफ्राइटिस लीड्स टू द क्रोनिक किडनी डिजीज। फैमिली हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज है, तो अगर किसी बंदे के फैमिली में रन हो रहा है क्रोनिक किडनी तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। किडनी स्टोन है, ठीक है, इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस बी, ये भी हमने वो ग्लूमर नेफ्राइटिस के टॉपिक में पढ़ा था। ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, नेफ्रोटॉक्सिक एनसेड है, अगर कोई बंदा एनसेड यानी कि नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग ले रहा है जैसे कि ब्रूफिन है, डिक्लोरान है, टोनस्टान, अगर लॉन्ग अरसे के लिए ले रहा है तो उससे भी आहिस्ता आहिस्ता रीनल डैमेज होता है और दैट लीड टू द क्रोनिक किडनी डिजीज।
अब हम इसके आएंगे काजेज ऑफ द क्रोनिक किडनी। पहले हम देखते हैं रिस्क फैक्टर काजेज क्या हो सकती हैं। इस स्लाइड से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि काजेज में सबसे ज़्यादा जो टॉप पे है ना वो है आपके पास डायबिटीज, फिर हाइपरटेंशन आती है, उसके बाद बाकी चीज़ें हैं, ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस है, रीनल वेस्कुलर इंजरी है, जो भी है, ठीक है। अब इसमें प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीज़ है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हमने पढ़ा था, आईजीए नेफ्राइटिस था, पाइलोनेफ्राइटिस है, ठीक है। सिस्टेमिक डिजीज़ हैं जैसे मैंने पहले बताया, डायबिटीज मेलाइटिस, हाइपरटेंशन, ये दोनों मेन टॉप पे आती हैं क्रोनिक किडनी डिजीज़ की काजेज में। पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस हमने ये भी पढ़ा था, पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस में एसएलई हो गया, हेरिडेटरी नेफ्रोपैथी जैसे कि हेरिडेटरी नेफ्राइटिस है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, ठीक है। ये सब चीज़ें इनकी काजेज हैं। आगे वेस्कुलर काजेज, लार्ज वेसल डिजीज सच एज बाइलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। रीनल स्टेनोसिस का मतलब ये है कि जो रीनल आर्टरी है उसका र्यूमन जो है ना वो छोटा हो गया, स्टेनोज हो गया, ठीक है। उससे क्या जीएफआर डिक्रीज होगा, जीएफआर डिक्रीज होने से क्या होगा, क्रोनिक रीनल फेलियर डेवलप होगा। स्मॉल वेसल डिजीज सच एज इस्केमिक नेफ्रोपैथी एंड वेस्कुलाइटिस, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज सच एज बाइलेटरल रीनल स्टोन है, किडनी स्टोन है, डिजीज ऑफ द प्रोस्टेट है, यूरिनरी सिस्टम ट्यूमर्स, वेजिको यूरिक डिफेक्ट, इन सब की वजह से यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन की कोई भी काज हो, उसके क्या होता है, आहिस्ता जो है ना वो प्रेशर बढ़ता जाता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस होती है, और एंड पे क्या होता है, किडनी डैमेज होना शुरू हो जाता है। पैथोफिजियोलॉजी हम देखते हैं इसकी। यहाँ पर सबसे लिखा हुआ है ये कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी ऑफ द सर्वाइविंग नेफ्रॉन। कंपनसेटरी का मतलब ये है कि जब रीनल या किडनी डैमेज होना शुरू हुआ है तो कुछ तो नेफ्रॉन डेड हो गए, लेकिन जो बाकी बचे हैं उनमें क्या अमल होता है, उनमें क्या होता है, कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी होती है, ठीक है। हाइपरट्रॉफी क्या होती है, उनका साइज बढ़ जाता है, ठीक है। उसमें क्या अडाप्टिव हाइपर फिल्ट्रेशन होती है एंड हाइपरट्रॉफी होना शुरू हो जाती है, ठीक है। क्योंकि उन पर वर्कलोड बढ़ जाता है, और जनरल पैथोलॉजी में आपने हाइपरट्रॉफी पढ़ा भी होगा कि हाइपरट्रॉफी की वजह से जब किसी के वर्कलोड या वर्कआउट बढ़ता है तो वहाँ पे हाइपरट्रॉफी हो, जैसे कि मसल में या बाकी किसी जगह पे, ठीक है। अच्छा, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, लॉस ऑफ एक्सक्रीटरी फंक्शन। एक्सक्रीटरी फंक्शन है जो कौन सा, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट्स, नाइट्रोजन प्रोडक्ट्स, जो रीनल का नॉर्मल फंक्शन होता है वो ख़त्म हो जाता है या डिक्रीज़ हो जाता है। उससे क्या होता है, उसकी पीएच डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। फिर क्या होता है, लॉस ऑफ नॉन एक्सक्रीटरी रीनल फंक्शन। एक तो एक्सक्रीटरी फंक्शन है ना, एक रीनल किडनी का नॉन एक्सक्रीटरी फंक्शन है। उसमें क्या होता है, जैसे कि एरिथ्रोपाइटिन आपने पढ़ा होगा कि एरिथ्रोपाइटिन सिक्रीट होती है, ठीक है। वो फिर इंटर्न क्या करते हैं कि आप हीमोग्लोबिन बढ़ाती है, ठीक है, वो भी लॉस हो जाती है, पेशेंट फिर एनीमिया में चला जाता है। स्क्लेरोसिस ऑफ द रिमेनिंग नेफ्रॉन्स एंड टोटल फंक्शन। और जो फिर बचे कुचे जिनकी हाइपरट्रॉफी हुई थी या जो बच गए थे, आहिस्ता आहिस्ता वो भी स्क्लेरोज होना शुरू हो जाते हैं, और क्या होता है, एट द एंड टोटल फंक्शन रीनल का जो है वो लॉस हो जाता है। मेन फंक्शन दोबारा मैं थोड़ा रिपीट करता हूँ कि यही है कि पेशेंट जैसे पेशेंट को इंजरी हुई, रीनल इंजरी, जो नेफ्रॉन बच गए उनकी हाइपरट्रॉफी होगी, जो आहिस्ता आहिस्ता जो हाइपरट्रॉफी थी वो भी उनका भी फंक्शन लॉस हो जाता है, और जो मेन किडनी का फंक्शन होता है वो भी आहिस्ता आहिस्ता लॉस हो जाना शुरू हो जाता है। लेकिन ये इसका जो सारा प्रोसेस है ना, वो नीड्स मंथ टू ईयर्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्या है, क्रोनिक किडनी डिजीज की जो क्लासिफिकेशन है ना वो उसके जीएफआर पे है, यानी ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पर एमएल पर मिनट, के जो कितना ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेट एक मिनट में पर एमएल एक मिनट में जो बनता है उसके अकॉर्डिंगली इसकी क्लासिफिकेशन होगी, ठीक है। विद रिस्क फैक्टर्स, ठीक है, मोर देन 90, इसके 5 स्टेज हैं, 0 1 2 3 4, ठीक है। 0 स्टेज है, विद रिस्क फैक्टर है, अगर मोर देन 90 है तो स्टेज 0 है, ठीक है। स्टेज 1 क्या है, किडनी डैमेज विद नॉर्मल जीएफआर मोर आर इक्वल टू द 90, ठीक है। स्टेज 2 किडनी डैमेज विद माइल्ड डिक्रीज। अभी आप ये आपके लेवल का नहीं है, लेकिन आपको एक स्लाइड बताना ज़रूरी थी
कि आखिर इसकी क्लासिफिकेशन होती क्या है, लेकिन आपने अपने माइंड में ज़रूर रखनी है, ठीक है। स्टेज 3 पे मॉडरेट आ गई 30 to 59, 4 पे सीवियर आ गई 15 to 29 और 5 पे आ गया क्या, किडनी फेलियर आ गया, ठीक है। अच्छा जी, स्टेज 5 CKD, स्टेज 5 CKD is also called established chronic kidney disease and is synonymous with the now outdated terms। यानी कि जो स्टेज 5 है ना, उसको हम एंड स्टेज रीनल डिजीज भी कह सकते हैं, ESRD, CKF भी कह सकते हैं, क्रोनिक किडनी फेलियर या क्रोनिक रीनल फेलियर, ये सारी उसकी सिनोनिम्स उसकी हैं। एंड स्टेज रीनल डिजीज में हम पढ़ेंगे द टर्म प्रेजेंट्स एट अ स्टेज ऑफ CKD वेयर द अक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स नॉर्मली एक्सक्रीटेड बाय द किडनी रिजल्ट्स इन द यूरेमिक सिंड्रोम। ठीक है, कि इस स्टेज में पेशेंट को यूरेमिक सिंड्रोम डेवलप हो जाता है, ठीक है। नो मोर कंपनसेशन, ऑल अदर ऑर्गन system will end up with some kind of dysfunction. This syndrome leads to a death unless the toxins are removed by the renal replacement therapy। अच्छा, अब ये है कि जब ये स्टेज पहुंचती है ना, पीछे मैं लेके जाता हूँ, कि जब किडनी फेलियर हो जाता है लेस देन 50 पे 15 ml पर उसका GFR आ जाता है, फिर क्या होता है कि यूरेमिक सिंड्रोम डेवलप होता है। उसमें क्या होता है, फ्लूइड, टॉक्सिन, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस सारा इकट्ठा हो जाता है। इसके सारे होने की वजह से बाकी ऑर्गन है ना, उनका भी फंक्शन जो है ना वो खराब होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और अगर हम उसको रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी पे नहीं लेके जाते, मतलब रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी का मतलब ये है कि डायलिसिस हो, जैसे आप अपने कम्युनिटी में देखते हैं, या रीनल ट्रांसप्लांट हो, या एक आप उसको नया रीनल ट्रांसप्लांट कर दें। ये स्टेजेस की एक CKD की स्टेजेस की एक ग्राफिकल है, ये देखें, स्टेज 1 से स्टेज 4 है। इसमें आपका वो उसने लिखा CKD कंटिन्यूम, और स्टेज 5 का हम लिखा ESRD, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं कि हम सारा GFR 90 से लेकर 20 या फिर लेस देन 50 हम एंड स्टेज रीनल डिजीज है। और आगे 6 क्या आता है, रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। यहाँ पे पेशेंट या तो हीमोडायलिसिस पे होगा, या फिर क्या होगा, उसका किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका होगा, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या हो सकती हैं, क्लिनिकल ये क्या, कैसे पेशेंट प्रेजेंट करेगा आपके पास। न्यूरोलॉजिकल क्या होगा, स्लर्ड स्पीच होगी, एस्ट्रैक्सिस एंड मायोक्लोनस, ठीक है, यानी कि एस्ट्रैक्सिस फ्लैप्स आएंगे, ठीक है। सीजर्स हो सकते हैं, मेटाबॉलिक सीजर्स हो सकते हैं ड्यू टू वेस्ट प्रोडक्ट्स की वजह से, डिसोरिएंटेशन एंड कंफ्यूजन, अगेन दिस इज एंसेफेलोपैथी भी कहते हैं उसको, इंक्रीज मसल फटीगेबिलिटी, ठीक है। इट इज मे बी ड्यू टू द लो हीमोग्लोबिन। फेलियर ऑफ द किडनी टू रिमूव एक्सेस फ्लूइड में कॉज, अब किडनी का जो एक्रीटरी फंक्शन लॉस है ख़त्म हो गया, तो इट मीन्स कि जो उसका एक नॉर्मल यूरिन बन रहा है वो भी नहीं बनेगा। इट मीन्स कि पेशेंट को यूरिन नहीं आ रहा या बहुत कम आ रहा है, तो क्या हो सकता है, एडिमा ऑफ द लेग्स हो सकती है, यानी कि वही फ्लूइड जो है वो आपकी लेग्स में इकट्ठा हो सकता है, एंकल्स में, फीट में, फेस में और हैंड्स में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। शार्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो सकती है, क्योंकि अगर वो एक्स्ट्रा फ्लूइड है, ठीक है, तो क्या होगा, वो लंग्स में इकट्ठा होना शुरू होगा, ठीक है। एंड मे बी काज्ड बाय एनीमिया, यानी कि शार्टनेस ऑफ ब्रेथ की एक वजह एनीमिया भी हो सकती है, और फ्लूइड अकम्युलेशन इन द लंग्स भी हो सकती है। हाइपरटेंशन और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, और अगर फ्लूइड ज़्यादा है इकट्ठा हो गया, यानी कि फ्लूइड ओवरलोड में पेशेंट, तो ज़ाहिर है वो हाइपरटेंशन में भी जाएगा, आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, ठीक है। और फिर क्या होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी हो सकता है साथ। मेटाबॉलिक चेंजेस क्या आएंगी, एन इंक्रीज इन सीरम क्रिएटिनिन और बर्न, यानी कि सीरम क्रिएटिनिन जो है ना वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, जो कि उसकी नॉर्मल एक हेल्दी पर्सन में 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है, तो वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। हाई लेवल्स ऑफ द यूरिया इन द ब्लड विच कैन रिजल्ट इन, या यूरिया के नॉर्मल जो तकरीबन 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, ये हमारे पास सीरम मार्कर होंगे। अच्छा, वो क्या, वोमिटिंग आ सकती है, डायरिया हो सकता है, विच में लीड टू डिहाइड्रेशन, वेट लॉस, नॉक्टर्नल यूरिनेशन, एजोथीमिया एंड अल्टीमेटली यूरेमिया।
प्रोटीन यूरिया हो सकता है क्योंकि इसका फिल्ट्रेशन प्रोसेस ही ख़राब है, तो प्रोटीन लूज हो सकती है। हाइपर फास्फाटूरिया फास्फाटीमिया हो सकती है, फास्फेट का लेवल ब्लड में बढ़ सकता है। पोटाशियम इंक्रीज हो सकता है, हाइपर कैलेमिया, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। सबसे कॉमन जो और लाइफ थ्रेटनिंग है वो पोटाशियम इंक्रीज होने की वजह से होता है, और पोटाशियम इंक्रीज होने की वजह से पेशेंट की सडन डेथ भी हो सकती है ड्यू टू अब नॉर्मल हार्ट रिदम, यानी रिदमिया चलता है, ठीक है। वेंट्रिकल फिब्रिलेशन हो सकती है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होगा, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ सल्फेट्स फास्फेट यूरिक एसिड, जो एक नॉर्मल पीएच है ना जो 7.4 तक होती है वो उनकी डिक्रीज होना शुरू होगी, पेशेंट एसिडोसिस में चला जाएगा। हेमाटोलॉजिकल चेंजेस क्या आएंगे, मैंने पहले बताया कि एरिथ्रोपाइटिन जो है ना उसकी सिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी। जब आपके पास रीनल सेल ही कोई नहीं, रीनल का अंदर सारा डैमेज हो जाएगा तो एरिथ्रोपाइटिन भी नहीं प्रोड्यूस होगी, फिर क्या होगा, लीड्स टू अनीमिया, और फिर अनीमिया के फीचर आएंगे, फीलिंग टायर्ड, वीक, मेमोरी प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग, डिजीनेस, चक्कर आते रहेंगे, लो ब्लड प्रेशर लो होगा, ठीक है। फिर ऐसे इसके फिर ट्रीटमेंट में हम एरिथ्रोपाइटिन हम बाहर से देते हैं, मतलब पेशेंट को सबक्यूटेनियसली देते हैं, तो हम आगे जाके ट्रीटमेंट में पढ़ेंगे। जीआईटी चेंजेस क्या आएंगी, एपिटाइट लॉस हो सकती है, ठीक है, बिटर मेटालिक और साल्टी टेस्ट आ सकता है इन द माउथ, फिशी और अमोनिया लाइक स्मेल आ सकती है इन द ब्रेथ, ठीक है। डिफिकल्टी स्लीपिंग, ठीक है, उसकी स्लीप डिस्टर्ब होगी, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, ठीक है, जिसको हम यूरेमिक गैस्ट्राइटिस भी कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन, वो इसलिए कि जो नॉर्मल उसकी इंटेस्टाइन की जो मोटिलिटी है वो भी डिक्रीज होती है, इसको आइलियस भी कहते हैं। कार्डियोवास्कुलर चेंजेस क्या आएंगी, अब ये है कि तकरीबन 50 to 60% जो डेथ है ना अकर्स ड्यू टू कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीकेडी, यानी कि सीकेडी के पेशेंट की जब डेथ होगी या जो भी है उसमें सबसे टॉप पे जो कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस है, पेशेंट को क्या हुआ, हार्ट फेलियर हुआ या रिदमिया चला या हाइपरटेंशन, इसकी वजह से पेशेंट जो है ना उसकी डेथ होती है, सबसे कॉमन और मोस्ट कॉमन है, ठीक है। हुआ क्या, हाइपरटेंशन डेवलप हो जाती है, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो जाती है, पेशेंट का हार्ट आस्ता आस्ता फेल होना शुरू होता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जैसे मैंने पहले बताया कि पोटाशियम जैसे ही बढ़ेगा, पोटाशियम बढ़ भी जाए कम भी, दोनों ही सूरत में ये लीथल है, ठीक है। मायोकार्डियल कैल्सिफिकेशन है, ठीक है। रेस्पिरेटरी चेंजेस क्या आएंगी, इसमें आपके पास जैसे हमने पहले बताया कि फ्लूइड ओवरलोड होगा तो क्या होगा, प्लूरल पल्मोनरी एडिमा होगा, यानी कि लंग्स में पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। प्लूराइटिस है, ठीक है, यानी कि पेन हो सकती है। टेकिपनिया, वो ये गेन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। जब पेशेंट का पल्मोनरी एडिमा होगा, लंग्स में पानी इकट्ठा होगा तो डेफिनेटली उसका रहा रेस्पिरेटरी रेट भी इंक्रीज होगा। एनीमिया, उसके साथ भी रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो सकता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है कि हमारा डायग्नोसिस कैसे करेंगे सीकेडी के पेशेंट को। यूरिन टेस्ट सबसे पहले, जो सबसे कॉमन यूरिन एनालिसिस में हमने डिपस्टिक टेस्ट देखेंगे, ठीक है। डिपस्टिक टेस्ट में देखेंगे आरबीसी कितने हैं, डब्ल्यूबीसी सारी उसकी कॉज एटियोलॉजी की तरफ देखेंगे, ठीक है। यूरिन एल्ब्यूमिन देख सकते हैं, ठीक है, और क्रिएटिनिन कितनी एक्सक्रीट कर रहा है वो हम देख सकें। और ये है कि 24 आवर यूरिन टेस्ट में ये है कि उसकी यूरिन में भी एनालाइज बाय प्रोटीन फॉर प्रोटीन एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन कि 24 आवर में हमने उसका 20 एल्ब्यूमिन देखने के कितनी एल्ब्यूमिन या प्रोटीन वो लूज कर रहा है पेशेंट। ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है, किडनी डिजीज प्रोग्रेस, जीएफआर फॉल्स, ठीक है, और जीएफआर भी हम देखेंगे। ब्लड टेस्ट में क्या देखेंगे, क्रिएटिनिन एंड यूरिया इन द ब्लड, ठीक है। ये देखें, जैसे मैंने पहले बताया कि इनकी नॉर्मल वैल्यू जो है वो उससे रेज हुई होगी। इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स एंड एसिड बेस बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट अगेन पोटाशियम मोस्ट कॉमनली इंक्रीज होता है, जब एसिडोसिस होती है साथ ही पोटाशियम इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। एंड एसिड बेस बैलेंस, इन पेशेंट एसिडोसिस में जाएगा। ब्लड सेल काउंट्स देखेंगे, ठीक है, उसमें पेशेंट को इन्फेक्शन की वजह से तो नहीं हुआ, रीनल फेलियर जैसे पायलोनेफ्राइटिस है या और डिजीज है वो हम देखेंगे। एरिथ्रोपाइटिन देखेंगे, ठीक है, उसमें हम देखेंगे एचबी कितना है, जो भी एरिथ्रोपाइटिन का फिर लेवल देखेंगे।
अदर टेस्ट में क्या abdominal अल्ट्रासाउंड हैं, किडनी विद CKD आर यूजली स्मॉलर लेस देन 9 देन नॉर्मल किडनी, यानी कि नॉर्मली जो किडनी का साइज तकरीबन 12 सेंटीमीटर होता है, 10 to 12 कर लें, लेकिन क्रोनिक किडनी डिजीज में जो इसका साइज है वो श्रिंक हो जाता है, लेस देन 9 सेंटीमीटर तकरीबन होगा। और ये एक बड़ी पैथोलॉजिकल फाइंडिंग होती है कि जैसे आप किसी पेशेंट में कर रहे हैं सस्पेक्ट क्रोनिक किडनी डिजीज, तो आपको उसका अल्ट्रासाउंड से आपका जो है ना उसका रीनल का साइज देखना पड़ेगा। खैर अदर और भी चीज़ देखते हैं, यानी कि वो कार्टिको मेडुलरी डिफरेंशिएशन देखते हैं, मींस की जो कार्टेक्स और मेडुला की डिफरेंशिएशन है वो लॉस हुई है कि नहीं, वो अमूमन इसमें लॉस हो जाती है। रीनल बायोप्सी करके देखेंगे अगेन फॉर द कॉज, यानी कि ये कॉज की क्या वजह, डायबिटीज है या ग्लूमेरुलनेफ्राइटिस में भी हम देखते हैं कि कौन सी ग्लूमेरुलनेफ्राइटिस हो रहा है। अब्डोमिनल MRI ठीक है, और CT स्कैन भी करके देखेंगे और रीनल स्कैन भी करके देखेंगे। गोल्स ऑफ द ट्रीटमेंट टू प्रिजर्व रीनल फंक्शन, सबसे पहला हमारा गोल है मैनेजमेंट में, ठीक है, टू प्रिजर्व रीनल फंक्शन, टू डिले द नीड फॉर डायलिसिस और ट्रांसप्लांटेशन एज लॉन्ग एज फिजिबल। मीन्स के एक तो आपने जितना उसका फंक्शन ख़राब हो गया उसको वहाँ पे रोक देना है, यानी कि उसमें मज़ीद डिटेरिएट नहीं होने देना, ये हमारा गोल होता है ट्रीटमेंट का, क्योंकि जो चीज़ डैमेज होगी वो रिवर्ट नहीं हो सकती, ठीक है। अगर रिवर्ट होगी तो वो ज़ाहिर है AKI होगा, एक्यूट किडनी इंजरी होगी। क्रोनिक किडनी इंजरी में जो हमने पहले उसकी डेफिनेशन में पढ़ा इरिवर्सिबल है डिटेरिएशन, तो इसका मतलब फिर ये है कि जितनी इसकी डैमेज हुआ है उसको हम वहाँ पे रोक लें, दिस इज आवर मेन गोल। नेक्स्ट अगर और उससे और टू डिले द नीड फॉर डायलिसिस की, और उससे ये है कि कोशिश हमारी हो कि उसका एज सून जो है ना उसका जो डायलिसिस ना स्टार्ट हो, ठीक है, जितना डिले हो सके हो जाए, क्योंकि वंस अगर डायलिसिस पे गया तो अक्सर क्या होता है फिर वो डायलिसिस पे रहते हैं, क्योंकि रीनल ये रिप्लेसमेंट थेरेपी है, नहीं तो फिर क्या है ट्रांसप्लांटेशन है। इसमें यह है कि जितनी लेट हो सके ये हो जाए, ठीक है। टू एलिविएट एक्स्ट्रा रीनल मैनिफेस्टेशन एज मच एज पॉसिबल, हम आगे देखेंगे, ठीक है। टू इम्प्रूव बॉडी केमिस्ट्री वैल्यूज, टू प्रोवाइड एन ऑप्टिमल क्वालिटी ऑफ द लाइफ फॉर द क्लाइंट एंड सिग्निफिकेंट अदर्स, ठीक है। अच्छा जी, प्रिजर्व रीनल फंक्शन एंड डिले डायलिसिस, इसमें हमारा ट्रीटमेंट क्या होगा? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, हमने पहले पढ़ा है कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज जो है ना ये सबसे कॉमन और टॉप पे जो है ना CKD की काजेज है, और अगर किसी बंदे का वैसे भी हाइपरटेंशन रहती है तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि उसको रीनल डैमेज होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमने करना क्या है कि उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जाए, ठीक है, 130/80 हमने उसका रखना है। और अगर किसी पेशेंट को रीनल डैमेज आया तो उसके साथ जो सबसे बेस्ट ड्रग्स हैं दैट इज ACE इनहिबिटर, एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स और एंजियोटेंशन रिसेप्टर ब्लॉकर ARBs, ठीक है। ये हमारे हाइपरटेंशन की मैनेजमेंट हो, कंट्रोल करना ही करना BP, अदरवाइज रीनल डैमेज हो जाएगा। कार्डियोवास्कुलर एजेंट्स में क्या डाययूरेटिक्स दे सकते हैं, आइनोट्रोपिक एजेंट्स, मतलब पेशेंट को इडेमा हुआ फ्लूइड ओवरलोड हम डाययूरेटिक्स देंगे, ठीक है। और आइनोट्रोपिक एजेंट्स अगर पेशेंट हार्ट फेलियर में तो उस वक्त देंगे। एंटासिड्स हैं उसमें फास्फोरस बाइंडिंग, यानी कि अगर फास्फोरस बढ़ गया तो उसको एंटासिड के थ्रू हम बाइंड करके गट से निकाल देते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं, ठीक है, उससे भी एसिडोसिस कंट्रोल होती है। और एनीमिया डेफिनेटली होगा ही होगा, तो उसको हम एरिथ्रोपाइटिन देते हैं, ये सब क्यूटेनियसली देते हैं। इसकी खास डोज है जो हम वीकली भी देते हैं और वीक में 2 दफ़ा भी देते हैं। और कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज, अगेन अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है तो उसकी ब्लड शुगर जो है ना वो हम नॉर्मल रखेंगे ही रखेंगे, अगर नहीं तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो डायबिटिक नेफ्रोपैथी मीन्स के आहिस्ता आहिस्ता रीनल डैमेज होना शुरू हो जाएगा। ये हमारे गोल हैं, ठीक है। आगे जी, एलिविएट एक्स्ट्रा रीनल मैनिफेस्टेशन, यानी कि रीनल डैमेज होने की वजह से, किडनी डैमेज होने, फेलियर होने की वजह से जो और क्या मैनिफेस्टेशन आ रही है। हमने अपन न्यूरोलॉजी में पढ़ा था कि सीयर्स आ सकते हैं, मीन फिट्स पड़ सकते हैं, ठीक है।
इसको हम कहते हैं यूरेमिक्स फिट्स या यूरेमिक सीयर भी कह सकते हैं। उसके लिए एंटी सीयर एजेंट्स देंगे हम। और हाइपर पैराथायराइडिज्म डेवलप हो जाता है क्योंकि कैल्शियम आहिस्ता आहिस्ता लो होती है, फिर उससे क्या होता है कि पैराथायराइड ग्लैंड हाइपरट्रॉफिड हो जाते हैं और पैराथायराइडेक्टमी उसका फिर ट्रीटमेंट है। और आपको पता है कि जब रीनल डैमेज हो जाए तो विटामिन डी की जो ट्रांसफ़र होता है 1.2 से 25 में, वो आपका लॉस हो जाता है और इससे आपको साथ क्या विटामिन डी भी देना पड़ता है और कैल्शियम भी साथ हमें रिप्लेस करनी पड़ती है। बॉडी केमिस्ट्री कैसे इम्प्रूव करनी है, मेडिकेशन जैसे हमने पहले बताया, डाइट मैनेजमेंट। अब क्रोनिक रीनल डिजीज़ का पेशेंट है तो वो हर चीज़ तो नहीं खा सकता, ठीक है, उसकी डाइट स्पेशल डाइट होगी और वो क्या होगी मैं आपको अभी हम नेक्स्ट बताते हैं। रीनल रिप्लेसमेंट थेरापी थी, डायलिसिस रीनल हमने पहले पढ़ चुके हैं कि ये भी उसकी एक एंड पे जाके डाइटरी चेंजेस क्या आएंगी जनाब। प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन है, डिक्रीजिंग प्रोटीन इनटेक, ठीक है, प्रोटीन की जो है ना वो हमने लो लेके जानी है। डिक्रीजिंग प्रोटीन इनटेक में स्लो द प्रोग्रेशन ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज, अलाउड प्रोटीन ऑफ हाई बायोलॉजिकल वैल्यू, ठीक है। साल्ट रिस्ट्रिक्ट करना है, तकरीबन 4 to 6 ग्राम पर डे आपने बस उसका साल्ट रखना है। इससे क्या होगा कि हाइपरटेंशन भी नहीं होगी और फ्लूइड ओवरलोड भी नहीं होगा, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड इनटेक, तकरीबन आपने 1 लीटर तक उसको फ्लूइड देना है, ठीक है। पोटाशियम रिस्ट्रिक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, हाई लेवल ऑफ पोटाशियम, ठीक है। हाई लेवल ऑफ पोटाशियम कैन कॉज abnormal हार्ट रिदम यानी कि रिदमिया करता है। एग्जांपल ऑफ फूड हाई इन पोटाशियम इंक्लूड बनानास, ऑरेंज, नट्स एंड पोटैटोज, ठीक है, ये हमने नहीं देने हैं, ठीक है। फास्फोरस रिस्ट्रिक्शन करनी है क्योंकि हाइपरफास्फेटेमिया होता है। डिक्रीजिंग फास्फोरस इनटेक इज रिकमेंडेड टू प्रोटेक्ट बोन्स। अब वो किन में होगी, एग्स में, बीन्स में, कोला ड्रिंक्स में, कोई भी जो ड्रिंक्स है ना, और इवन जूसेस जो हैं वो भी आप नहीं देंगे। एंड जूसेस मतलब ये जो सिंथेटिक बाहर से मिलते हैं। एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आर एग्जांपल ऑफ फूड हाई इन फास्फोरस। हाई कैलोरी डाइट है, विटामिन सप्लीमेंट्स हैं, ठीक है। थैंक यू जी, उम्मीद है कि इंशाल्लाह, उम्मीद तो है आपको समझ आई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ बता दें।